केशव जी अपने कमरे में अपनी पत्नी सरोज के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हाल चाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 15,000 रुपये चाहिए थे पिताजी। आपको तो पता है मेरी कार की सर्विस करवानी है। अच्छा ठीक है सरोज, जरा चाबी तो देना। सरोज जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 रुपये चाहिए, ज़रा दीजिए तो। मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस ज़रूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही सोचकर चुप कर जाते कि क्या फ़र्क पड़ता है, हैं तो अपने ही बच्चे। वैसे तो केशव जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर केशव जी ठहाका लगाकर हंस देते। सरोज जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, लेकिन केशव जी नहीं मानते। अरे सरोज, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर। अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। सरोज जी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं चिंता तो रहती थी। सोचती कि आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वो तो पराए घर से आई हैं, और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। ये सब सोचते हुए सरोज जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में केशव जी ने चुटकी बजाते हुए उनकी विचारशीलता के क्रम को भंग कर दिया। सरोज जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आईं। केशव जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? अरे आप क्यों चाय बनाएंगे, मैं सोनू को आवाज़ देती हूँ, वो बना देगा। सरोज जी ने रसोई और घर के दूसरे कामों के लिए 16-17 साल का एक नौकर सोनू रखा हुआ था, ताकि बहू पर काम का बोझ न पड़े। शाम को सरोज जी और केशव जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। सरोज जी महसूस कर रही थी कि उन्हें केशव जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला, पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को खुद की ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज़ रफ्तार से कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो सरोज जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही केशव जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि केशव जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही सरोज जी ड्रिप उतार कर एक तरफ फेंकती हैं। चोटें लगने के बाद भी वो उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे, और सरोज जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया। सिर्फ और सिर्फ केशव जी की प्यार भरी ही बातें ही उनके कानों में गूंज रही थीं। केशव जी को इतनी बुरी हालत में देखकर सरोज जी उन्हें देखते ही रह गईं। कुछ देर पहले जो केशव जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। सरोज जी खुद को संभाल न सकी। उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा? कहते कहते सरोज जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। सरोज जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। केशव जी की चिंता ही सरोज जी को खाई जा रही थी। इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर सोनू खड़ा था। सरोज जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। सरोज जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। सोनू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हालचाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सोनू का प्रेम देखकर सरोज जी को कुछ हौसला मिला। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई, बोली, सरोज जी आपके पति को होश आ गया है। सोनू उन्हें केशव जी के पास ले गया।
केशव जी होश में तो थे, लेकिन अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। ये देखकर सरोज जी दर्द और चिंता से भर गईं, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थीं। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेट कर केशव जी की ओर देखकर मुस्कुराईं और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं, अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन केशव जी अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। वो चलने फिरने में असमर्थ थे। घर आने के बाद तो जैसे सरोज जी और केशव जी की ज़िंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता बोझ लगने लगे। केशव जी की दवा पानी सब सरोज जी ही करती थी। एक दिन सोनू किसी काम से बाजार गया था, तो सरोज जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो तो। बहू ने झट से जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किटी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप ये काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी सरोज जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर किया करो खर्च। बहुओं की इन बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वो भी जानती थी कि बेटों को ये सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगे कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बेटी बहू की जलीकटी सुनकर जब सरोज जी कमरे में आई तो देखा केशव जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। केशव जी सरोज जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमसे किनारा कर लिया। लेकिन सरोज तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए सरोज जी बोली। सोनू जो पास में ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, सरोज जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। ये सब सुनते ही सरोज जी चौंक गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास, बहू वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? सरोज जी थोड़ा सकुचाते हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थीं चिल्लाने को, माँ जी आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वो चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर सरोज जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन जब सरोज जी सोकर उठी तो देखा केशव जी को थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ जी आप समझती क्यों नहीं हैं, हम नौकरी पेशा लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये फालतू के काम करते रहें। सोनू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए बाबूजी को लेकर। सरोज जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। इतने में सोनू ने आवाज़ लगाई, बड़ी माँ मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए सरोज जी ने सोनू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए सोनू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो सोनू नौकर था, लेकिन सरोज जी और केशव जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में सरोज सोनू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है हमारा। तब सोनू बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, अब वो भी चल बसी, मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नज़र आती है। सोनू की आंखें सजल हो उठीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने केशव जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। सोनू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर सोनू दवाइयाँ, फल और ज़रूरी सामान ले आया। सोनू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किया करते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आए।
सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे हुए थे। केशव जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद पता नहीं, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर ये सारा इंतजाम किया है आज हमने। कहते हुए केशव जी ने सरोज जी के साथ केक काटा। सरोज जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, ये लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ? हैरान रह गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज देता हूँ। केशव जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। ये मेरे वकील दोस्त हैं मनोज जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और ये विजय जी, जिन्हें मैंने ये मकान 1,20,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। केशव जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। केशव जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से सोनू का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और सोनू तीनों रहेंगे, और मेरे पोते पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब केशव जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर विजय जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसे दुख दिखाए जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ दिखाई देने लगी है। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं तो कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता। ये सब मेरी पत्नी और सोनू की ही सेवा का फल है जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ सोनू ने ही निभाया है। पिताजी, वो नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर केशव जी बोले, तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है मैंने इसे, लेकिन इसने जो जीवन दान दिया है मुझे, मेरे और मेरी पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बना है ये। अब तो दोनों बेटे और बहुएं माँ जी के पैरों पर गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे ये भी तो जरा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन सरोज जी उनकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए बोली, ये बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहू हैरान हो गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में केशव जी ने लिखा था। बेटे और बहुओं को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे।